नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कैसे हो अंड भक्तों? मैं नहीं पूछूंगा आज कहाँ पे हो, मुझे पता है तुम लोग आज भी वहीं हो। गटर तो गटर। खैर कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों का स्वर्णिम इतिहास लेके आया हूँ, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी का वो इतिहास जो लोगों को पता नहीं है। तो कृपया ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज जो पोल खोल है वो खुद भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम इतिहास से है। शुरू करते हैं आजादी की लड़ाई से। भारत जब आजाद हुआ तो सभी देशवासियों ने उसमें अपना योगदान दिया, और जो भी विरोधी इस समय के विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने गोलियां उस समय लड़ाई में उनका क्या योगदान था, तो मैं बताना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा गोलियां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खाई हैं। जुलाब की बाहर गोलियां चल रही थी, पीछे से सप्लाई जारी थी, इसके लिए जुलाब की गोलियां दनादन खाई गई थी। ये इनका स्वर्णिम इतिहास है। भारत की आजादी में जुलाब की गोलियां दनादन खाई गई, ये इस पार्टी का इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास। उसके बाद 1951 में आजादी के बाद भारतीय जनसंघ नाम के एक पार्टी की स्थापना की जाती है, जो आज की भारतीय जनता पार्टी है। तो जो अंधभक्त और मूर्ख ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को केवल 40 साल हुआ है, उनको अपना इतिहास पता करना बहुत जरूरी है। आईटी सेल वालों को मैं निवेदन करूंगा, कृपया उनको ट्रेनिंग प्रॉपर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी लगभग 70 साल से इस देश में है। उसका पहले का नाम था भारतीय जनसंघ। उसके बाद 1989-90 में जनता दल करके एक नई पार्टी बनाई गई, जिसमें भारतीय जनसंघ का विलय कर दिया गया। मतलब भारतीय जनसंघ बन गई जनता पार्टी। और इसी जनता पार्टी ने 1990 में वीपी सिंह जी की सरकार में प्रधानमंत्री थे वो। उस सरकार में कश्मीरी पंडितों का वहां पे हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ और उनको कश्मीर से भगा दिया गया। ये जो स्वर्णिम कश्मीर पंडितों का जो इतिहास रहा है हत्या का, उनको पलायन करने का, ये भारतीय जनता पार्टी के जनता दल जो नाम का पार्टी गठबंधन बनाया गया था उसकी सरकार में हुआ, जिसके प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह जी। आप गूगल कर सकते हैं या अपने नेताओं से पूछ सकते हैं अगर गलत है तो। दूसरा, उस समय जो गृह मंत्री थे वो थे मुफ्ती मोहम्मद सईद जी। जो गृह मंत्री थे वो थे मुफ्ती मोहम्मद सईद जी। और जिस जम्मू कश्मीर में पलायन कराया गया, उस समय वहां के जो राज्यपाल थे, क्योंकि उस समय वहां पे राष्ट्रपति शासन था, उस राष्ट्रपति शासन का दौरान में वहां के जो राज्यपाल थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता तुर्रम खान। देखिएगा, आप यूट्यूब करिए, गूगल करिए, जो करना है। ये जानकारी गलत मिली, तुरंत एफआईआर कराया मेरे ऊपर। लेकिन आज जो हकीकत है, ये जो कश्मीरी पंडितों के नाम पे रोते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा देश को कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया। और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति जो होम मिनिस्टर वहां पे थे, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये हुआ। और इन्हीं मुफ्ती मोहम्मद सईद जी की लड़की जो थी महबूबा मुफ्ती, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। 4 अप्रैल सन 2016 से लेके 19 जून 2018 तक 3 साल उस लड़की के साथ में, उस महिला के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करके जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। जिस व्यक्ति के पिता के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के हत्याएं की, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, कश्मीर छोड़ने पे मजबूर किया, यही इनका चेहरा है। ये और आरोप लगाते हैं दूसरे पार्टियों पे, इनकी वजह से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। खैर, ये सारा मामला हो गया। उसके बाद 2014 के पहले का आता है। 2010 में नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो सेना थी वो भ्रष्टाचार के एक मुद्दे को उजागर करते हैं कि देश के अंदर हजारों करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, जिसमें 2G स्कैम, कोयला स्कैम वगैरह वगैरह का लिस्ट थी पूरी, जिसके आधार पे भाषणों में चिल्ला चिल्ला के नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या किया? जो भी स्कैम थे उसमें से कोई भी आरोपी अभी तक जेल में नहीं है। सरकार बनाने से पहले इनके पास सारे सबूत थे। सोनिया गांधी जी के लाखों अरबों की संपत्ति थी, इनके पास सबूत थे। राहुल गांधी के उनकी संपत्ति के इनके पास सबूत थे। प्रियंका वाड्रा के पास इनके पास सबूत थे। उनके हस्बैंड के इनके सारे पूरे गांधी परिवार के पास इनके जो प्रॉपर्टी है, अरबों लाखों करोड़ रुपया स्विस बैंक में जमा, यहाँ प्रॉपर्टी वहां प्रॉपर्टी, ये सारे सबूत दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास थे।
लेकिन आज लगभग 7 साल होने आया, आज तक एक भी कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हुई, क्योंकि वो चीजें थी ही नहीं। आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसमें इनकी हकीकत पता चलेगी। आपने सुना होगा, कांग्रेस जब सत्ता में थी 2010 में एक रिपोर्ट आती है कि देश के अंदर 2G स्कैम हुआ है, जिसमें 1,76,000 करोड़ रुपया 1,76,000 करोड़ रुपया देश का पैसा भ्रष्टाचार में बलि चढ़ गया, जिसको आधार बना के नरेंद्र मोदी जी बार बार सीना चौड़ा करके चिल्लाते थे कि देखो देश का पैसा ये कांग्रेसी खा गए। और फिर क्या होता है, सत्ता में आते हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, पद की शपथ लेते हैं, उसके बाद कोर्ट में मामला चलता है, जांच एजेंसी इनके पास, सारी प्रशासन सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, उसके बावजूद क्या होता है देखिएगा जरा। ये हुआ है उस केस में। नीलामी के ही कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस का आवंटन कर दिया गया और इससे देश को 1,76,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। काफी हंगामे के बाद 2G लाइसेंस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। ए राजा, कनिमोझी और शाहिद बलवा समेत कई आरोपी जेल गए। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 2G के 122 लाइसेंस रद्द कर दिए, लेकिन 7 साल बाद दिल्ली के स्पेशल सीबीआई कोर्ट के फैसले ने सबको चौंका दिया। 2G मामले के सभी आरोपी बरी कर दिए गए। सरकारी पक्ष आरोपियों पर आरोप साबित करने में नाकाम रहा। दिल्ली के पटियाला हाउस में विशेष अदालत में ए राजा, कनिमोझी के अलावा शाहिद बलवा, करीम मोरानी समेत सारे आरोपी मौजूद थे। The entire case is cooked up. The entire case is having no basis. Because we're all happy. I mean, it's been a very difficult experience, and it was a notional loss. फैसले के पेज नंबर 1544 में जज ओपी सैनी ने लिखा है, 7 साल से मैं काम के सभी दिन सुबह 10 से 5 बजे तक कोर्ट में बैठता था कि कोई तो सबूत लेकर आए, लेकिन कोई नहीं आया। इससे पता चलता है कि हर कोई अफवाह, सुनी सुनाई बातों, अटकलों पर अपना नजरिया बना रहा था, लेकिन सुनी सुनाई बातों की कानून की प्रक्रिया में कोई जगह नहीं होती। मनी लॉन्ड्रिंग केस का फैसला पढ़ने के बाद अदालत ने एसआर मामले में फैसला पढ़ा और उसमें भी सबको बरी कर दिया। जज ओपी सैनी ने पेज नंबर 1550 और 1551 में लिखा है, इस केस की जड़ में ए राजा की जिम्मेदारी इतनी नहीं बनती है जितनी कि दूसरों की बनती है। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इस साजिश के जनक ए राजा हैं। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जिससे ये साबित हो कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, साजिश रची है या भ्रष्टाचार किया है। ए राजा 2010 में डीएमके के कोटे से यूपीए सरकार में टेलीकॉम। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। 1,76,000 करोड़ रुपया घोटाला कहां हुआ आपने देखा, सारे के सारे आरोपी बरी हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, इनकी जो जांच एजेंसियां हैं, इनकी सत्ता में रहते हुए इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई भी सबूत जमा नहीं कर पाए। अरे करेंगे कैसे, जब हुआ होगा तो करेंगे ना। वैसे ही ये कहते हैं देश को बर्बाद कर दिया कांग्रेसियों ने, लाखों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार किया, लेकिन आज तक किसी भी कांग्रेसी के ऊपर, इनका किसी भी नेता के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आखिर इनके पास इतने ही सबूत थे तो वो सबूत गए कहां पे? और नरेंद्र मोदी जी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं इनके ऊपर? अगर इतना भ्रष्टाचार हुआ है तो सबसे बड़ी बात, हमारे देश के अंदर 40 शहीद हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं पुलवामा घटना के अंदर, जिसके एनआईए जांच होती है। एनआईए जांच के जो प्रमुख हैं अजीत डोभाल जी खुद हैं। 2000 नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एनआईए जब जिस आरोपी को पुलवामा के घटना के आरोपी बना के कोर्ट में रखती है, वो आरोपी बरी हो जाता है, उसको जमानत मिल जाती है और कोर्ट ये कहती है कि एनआईए पिछले 1 साल के अंदर कोई भी सबूत जमा नहीं कर पाई है। ये तो हमारे देश की हालत है और हम विदेशों में विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। हम बने हैं, आज से पहले ऐसी चीजें नहीं हुई थी देश के अंदर कि अमेरिका हमारा कॉलर पकड़ के हमारे से दवाई मांगता है कि दे रहा है कि नहीं मैं बताऊं तुझे, और हमारा देश 56 इंच सीना के साथ में, नेतृत्व के साथ में हम उसके चरणों में गिर जाते हैं। जो निर्यात करने के बंधन हमारी सरकार ने 2 दिन पहले लगाए थे, डोनाल्ड ट्रंप के गाली खाने के बाद तुरंत उसको हटा दिया जाता है और दवाई की सप्लाई दे दी जाती है। ये है हमारी औकात पूरे विश्व के अंदर।
चीन जैसे लोग, चीन जैसी सेना लद्दाख के अंदर 60 किलोमीटर तक आ जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं? टिकटॉक अनस्टॉल कर देते हैं। टिकटॉक अनस्टॉल करने से हम चाइना से लड़ाई जीत लेंगे। वाह रे मेरे भारतीय लोगों। और दूसरी, पिछले कितने ही दिनों से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से वो हिंदुओं को जगा रही है, और जगाते जगाते हमारा पड़ोसी जो हिंदू राष्ट्र था वो जाग गया। अचानक से वो हमारे देश के अंदर घुसता है। सोचो, सेना नहीं घुसती, पुलिस घुसती है और हमारे लोगों पे फायरिंग करके हमारे लोगों को ले जाते हैं। ये है हमारी विश्व गुरु के छाती, हमारे नरेंद्र मोदी जी की असली चेहरा। हमारे विश्व के अंदर ये परिस्थिति है कि एक नेपाल जैसा देश हमारी सीमा में पुलिस को भेज के घुस आता है, हमारे लोगों पे फायरिंग होती है, हमारे लोगों को उठा के लेके जाता है। शर्म आती है क्या? और हम किस मुंह से उस नेतृत्व को वाह करते हैं? अभी भी कुछ ऐसे लोग पड़े हैं, कुछ चिल्लर खनक रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी को विश्व का सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री कहते हैं। जी वाकई में वो बेस्ट हैं। आज तक अमेरिका ने हमारा कॉलर नहीं पकड़ा था। आज तक चाइना जैसे लोग 60 किलोमीटर अंदर घुस तक नहीं आए थे। आज तक नेपाल जैसा देश हमारे सीमा में घुस के हमें फायरिंग करके लेके चला जाता है, ये आज तक नहीं हुआ। और हमारी जो सरकारें हैं वो केवल मुसलमान खेल रही है, पाकिस्तान खेल रही है, कांग्रेस खेल रही है, राहुल गांधी खेल रही है, सोनिया गांधी खेल रही है, प्रियंका वाड्रा खेल रही है। जिस सरकार को मजदूरों के लिए बसों और खाने की व्यवस्था करनी थी उस समय सरकारें सो रही थी, और अचानक से जब चुनाव नजदीक आया तो 72,000 एलईडी टीवी लगा के हमारी उपलब्धि गिनाई जा रही थी। वहां पे लोगों को भोजन की जरूरत है भाई साहब, टीवी पे आपकी बकबक नहीं सुननी है किसी को। लॉकडाउन उस समय नहीं लगाया गया शुरुआती दौर में, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकारें बनानी थी। अब लॉकडाउन इसके लिए हटाया जा रहा है क्योंकि बिहार में सरकार चुनाव होने वाले हैं और वहां पे सरकार बनानी है। मैं बिहारियों से निवेदन करना हूं, आपके पास स्वर्णिम मौका है। जो भी मजदूर गए हैं जूते चप्पल संभाल के रखे, ये आएंगे वोट मांगने आपके दरवाजे, और उनको स्वागत करिएगा। भव्य स्वागत होना चाहिए और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे जरूर डालिएगा। और मैं उन बिहारियों को याद दिलाना चाहता हूं कि गुजरात में जिस तरह से आपको कुत्तों की तरह मार मार के ट्रेनों में ठूस के बसों में चढ़ा के अपना घर खाली करा के गुजरात से लोगों को भगाया गया था 2 साल पहले, वो चीज याद रखिएगा। उस समय गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जिस व्यक्ति ने आप लोगों के खिलाफ आंदोलन चला के, जिस ठाकुर ने आप लोगों को वहां से भागने पे मजबूर कर दिया था, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नेता है इस समय। सबसे दुखद बात, आप जिस राज्य के व्यक्ति थे उस राज्य ने इतना बड़ा अपमान होने के बाद भी मुंह में बिस्किट लेके बैठा हुआ था। उस बिहार के राज्य में भी भाजपा समर्थित एनडीए की सरकार थी। ये सारी चीजें याद रखिएगा। और इस समय जब मजदूर पलायन कर रहे थे तो उस समय भी एक बिस्किट का पैकेट, एक पानी की बोतल देने के लिए भी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आगे नहीं आया। आपको मरने के लिए आपके हाल पे छोड़ दिया। पूरे देश ने देखा था कि अमित शाह जी दिल्ली के चुनावों में घर घर जाके पर्चे बांट रहे थे, लेकिन जब उन्हें रास्ते पे उतर के मजदूरों की मदद करनी थी तब वो एसी रूम में सोए हुए थे। और अचानक से चुनाव का माहौल बनने के बाद वो जागते हैं, देश के सामने आते हैं और अपना झुंझुना बजाना चालू करते हैं। लोग पूछते हैं मुझसे कि आपको दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी से। मैं बताता हूं कि जब से मुझे पता चला है कि कश्मीरी पंडितों के पलायन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके गृह मंत्री इनके साथ में थे, उनकी लड़की के साथ जब इन्होंने कश्मीर में सरकार बनाई, जब से ये मुझे पता चला है तब से मेरी नफरत इनके लिए बढ़ गई है। मैं दिखाना चाहता हूं देश को कि इनकी असलियत देखिए। मजदूरों के नाम पे ये सो जाते हैं और चुनाव के नाम पे 72,000 एलईडी टीवी लगा देते हैं, करोड़ों रुपए का प्रचार में खर्चा कर देते हैं। ये आएंगे आपके पास और बिहार एक उदाहरण बनेगा इस देश के लिए कि किस तरह से वो इनके मुंह पे जूते मारता है, और ये पूरे भारत के लिए एक बदलाव का चिन्ह होगा। बिहारियों, आपके पास एक स्वर्णिम मौका है, हाथ से जाने न दें। हम लोग हैं, जागरूक करते रहेंगे, और आप लोग कृपया करके अपना जो हिसाब किताब है इस चुनाव में जरूर पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल मुसलमानों को आरोपी बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब जितने भी कांड हो रहे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी आरोपी ढूंढती है, चाहे वो
सोशल मीडिया हो चाहे न्यूज चैनल हो, केवल मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। यही इनकी मानसिकता है। सबका साथ सबका विकास का नारा लेके केवल ये मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। अगर मुसलमान और पाकिस्तान ना हो तो ये बेचारे 2 शब्द न बोल पाए, ग्राम पंचायत का चुनाव तक न जीत पाए, इनकी हैसियत नहीं है। तो ये पूरा देश ये चीज समझ रहा है और हम जैसे करोड़ों हिंदू इस देश में हैं जो ये समझते हैं कि भारत की एकता, अखंडता, भारत का जो एकजुटता है उसको बनाए रखने में हम सबको योगदान देना है। और जो देश विरोधी ये ताकतें हैं जिसको आज सत्ता में बैठ के उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, आज इनके खिलाफ जो भी बात करे उसके ऊपर रासुका लगा दिया जाता है। विनोद दुआ जी जैसे पत्रकारों को रासुका लगा दिया जाता है। अगर कोई IAS अधिकारी अगर सरकार से सवाल पूछे उसके खिलाफ रासुका लगा दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये हकीकत है इस देश का कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। आप बताओ, न्यूज चैनलों पे केवल महाराष्ट्र और दिल्ली की खबरें दिखाई जाती हैं। महाराष्ट्र के लगभग पास में गुजरात है, वहां के आंकड़े क्यों नहीं दिखाए जाते हैं? पूरे देश में कोरोना में वो 3-4 नंबर पे आता है, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग को लेके क्या स्थिति है, टेस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। केवल जो विपक्षी दल के जो राज्य हैं वहां पे टारगेट करो, उनके विधायकों को, उनके सांसदों को खरीदो, वहां की सरकार को अस्थिर करो। ये काम देश आपका देख रहा है भारतीय जनता पार्टी वालों, और देश उसका जवाब जल्द आपको देगा और ये जरूरी है। आप देखते रहिए, आपका टाइम समाप्त। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।